नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है इशिता कुलकर्णी जी ने मैसूरू, कर्नाटक से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या हो अगर कोई जानी पहचानी आवाज आपको पुकारे, लेकिन वो आवाज उस इंसान की हो ही ना। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ नकल कर रही हो किसी अपने की। आज हम एक ऐसी ही चिट्ठी पर बात करने वाले हैं। ये हमें मैसूर, कर्नाटक से इशिता कुलकर्णी ने भेजी है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो भरोसे और डर के बीच की जो लकीर होती है उसे धुंधला कर देता है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पर बात करते हैं। ये बात है 2022 की, जब इशिता अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग गई थी। हाँ। वो लोग एक पुराने कॉलोनियल एरा के होटल में रुके थे। नाम था हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी। और यहीं से माहौल की भूमिका शुरू हो जाती है। होटल एक ढलान पर बना था, हमेशा धुंध में लिपटा रहता था। इशिता लिखती हैं कि लकड़ी के फर्श ऐसे चरमराते थे जैसे कोई चल रहा हो। तब भी जब कोई नहीं होता था। हाँ, और जो होटल का स्टाफ था वो विनम्र तो था, लेकिन होटल के इतिहास के बारे में बात करने से बचता था। ये एक क्लासिक साइन है। जब भी लोकल लोग किसी जगह की हिस्ट्री पर बात करने से कतराएं, समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। इशिता ने यह भी महसूस किया कि कमरे में कदम रखते ही उन्हें लगा था कि कुछ गलत है। वो दरवाजा भारी गहरे रंग की लकड़ी का था और उसके बंद होने की आवाज जरूरत से ज्यादा देर तक गूंजती थी। हाँ, ये छोटी छोटी डिटेल्स ही होती हैं जो माहौल को बनाती हैं। तो कमरे के अंदर इशिता और उनकी छोटी बहन रितिका ने अपना सामान रखा। कमरे में टीवी नहीं था, बस एक लंबा सा आईना, मतलब एक एंटीक वैनिटी और एक बाथरूम। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य शाम की तैयारी हो रही थी। हाँ, वो दोनों बहनें अपने अपने फोन पर वीडियो देख रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। इशिता आईने के सामने बाल बना रही थी और रितिका पीछे कपड़े चुन रही थी। अ परफेक्टली नॉर्मल सीन। और तभी कुछ अजीब होना शुरू होता है। इशिता मेकअप कर रही थी जब रितिका उनके पास से गुजरकर खिड़की के पास जाके चुपचाप खड़ी हो गई। ये चुप्पी, ये पहली चेतावनी थी। इशिता ने पूछा भी, क्या देख रही हो? कोई जवाब नहीं आया। नहीं। और उसके बाद वो लड़की बाथरूम में चली गई बिना कुछ बोले। द फर्स्ट एनॉमली, पहला पैटर्न ब्रेक। कुछ देर बाद बाथरूम के अंदर से फिर से रितिका की आवाज आई। अच्छा। वो ज्वेलरी और लिपस्टिक के बारे में पूछ रही थी। इशिता ने अपना आईलाइनर लगाते हुए जवाब दिया। बातचीत फिर से नॉर्मल हो गई। और फिर वो लाइन आती है जो सब कुछ बदल देती है। आवाज ने साफ साफ कहा, इशिता यहाँ आओ। एक कमांड की तरह। हाँ, कोई रिक्वेस्ट नहीं। इशिता को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं बिजी हूँ, 1 मिनट में आती हूँ। लेकिन आवाज ने फिर दोहराया, नहीं, अभी आओ। इस बार और जोर देकर। और यहाँ सबसे दिलचस्प और डरावना मोड़ आता है। इशिता लिखती है कि आवाज वो रितिका की ही थी, लेकिन उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। एग्जैक्टली, कोई इमोशन नहीं, एकदम सपाट, फ्लैटर, जैसे कोई सीखे हुए शब्द दोहरा रहा हो। बिल्कुल। ये मिमिक्री का एक क्लासिक पैरानॉर्मल ट्रोप है। दुनिया भर की लोक कथाओं में ऐसी एंटिटीज का जिक्र है जो किसी अपने की आवाज की नकल करती हैं, शिकार को लुभाने के लिए। हाँ, लेकिन नकल कभी परफेक्ट नहीं होती। आवाज में इमोशन की कमी, उसका सपाट होना, ये संकेत है कि ये एक नकल है, असल नहीं। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इशिता गुस्से में उठी। हाँ। और बाथरूम के दरवाजे तक गईं। उन्होंने अंदर झांका और बाथरूम खाली था। सिर्फ खाली नहीं, वहाँ ना रितिका थी, ना उसका मेकअप बैग, और ना ही वो कंघा जो वो कुछ सेकंड पहले इस्तेमाल कर रही थी। सब गायब। और इशिता ने लिखा है कि बाथरूम के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी थी, जैसे खिड़की खुली हो। लेकिन खिड़की मजबूती से बंद थी। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? अगर वो बाहर निकली होते तो इशिता को पता चलता। यही तो बात है। यही वो पल है जब डर एक गहरी यकीन में बदल जाता है कि जो भी उनसे बात कर रहा था वो उनकी बहन कभी नहीं थी। इस एहसास के बाद इशिता लिखती हैं कि उन्होंने दोबारा कमरा चेक नहीं किया। हिम्मत ही नहीं हुई होगी। उन्होंने अपना फोन, अपना बैग उठाया और गलियारे की ओर भागी। और जैसे ही उन्होंने कमरे की दहलीज पार की, उनका फोन बजा। और ये कॉल, ये इस
पूरी घटना का सबसे भयानक कंफर्मेशन था। फोन पर रितिका थी और वो बहुत गुस्से में थी। वो कह रही थी कि वो लगभग आधे घंटे से होटल की लॉबी में उनका इंतजार कर रही है। आधे घंटे से? हाँ, और कह रही थी कि वो बार बार फोन कर रही है। लेकिन इशिता को तो कोई कॉल नहीं आया। उन्होंने अपना फोन चेक किया, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। और फिर सिक्योरिटी फुटेज? जब माता पिता ने सिक्योरिटी फुटेज मांगी तो उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखी। क्या? रितिका कमरे से अकेले निकल रही थी पूरे 30 मिनट पहले। ओह। फुटेज में कोई और कमरे में ना तो दाखिल हुआ ना ही बाहर निकला। इसका मतलब तो साफ था, जब इशिता उस आवाज से बात कर रही थी तब वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। पर क्या इसका कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? मतलब हो सकता है तनाव में उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो, कोई ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ये एक वाजिब सवाल है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जब हम किसी डरावनी जगह पर होते हैं तो हमारा दिमाग हाइपर विजिलेंट मोड में होता है। हर छोटी चीज को खतरे का संकेत समझता है। हाँ, कंफर्मेशन बायस भी कह सकते हैं। हो सकता है कोई अस्पष्ट आवाज आई हो और इशिता के डरे हुए मन ने उसे रितिका की आवाज समझ लिया हो। तो फिर उस गायब हुए कंघे और मेकअप बैग का क्या? सही कहा। और रितिका का लॉबी से आया फोन कॉल जो कंफर्म करता है कि वो आधे घंटे से कमरे में थी ही नहीं। यही वो डिटेल्स हैं जो इस केस को सिर्फ एक दिमागी वहम से ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। एक हैलुसिनेशन चीजों को गायब नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और फोन कॉल की टाइमिंग, जैसे ही इशिता खतरे से बाहर निकली वैसे ही असल दुनिया से कनेक्शन जुड़ गया। शायद होटल स्टाफ को भी इन बातों का अंदाजा था। लगता तो है। क्योंकि उसी रात होटल के एक बुजुर्ग अटेंडेंट ने चुपके से इशिता की माँ को एक पुरानी कहानी बताई। और उस कहानी ने इस पहेली के सारे टुकड़े जोड़ दिए। क्या कहानी थी? अटेंडेंट ने बताया कि सालों पहले उसी कमरे में एक युवा ब्रिटिश महिला की मौत हो गई थी। उसी कमरे में? हाँ, वो बाथरूम में मृत पाई गई थी और दरवाजा अंदर से बंद था। और स्थानीय लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अक्सर किसी परिचित का रूप ले लेती है, खासकर महिलाओं के सामने, ताकि उन्हें बंद जगहों पर फंसा सके। बाथरूम, अलमारी या आईनों में? ये तो सीधे सीधे इशिता के अनुभव से जुड़ता है। बाथरूम से आती एक जानी पहचानी आवाज जो उन्हें अंदर बुला रही थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ इस होटल की कहानी नहीं है। दार्जिलिंग के कॉलोनियल एरा होटल से जुड़ी कई मिलती जुलती किंवदंतियां हैं। व्हाइट लेडी या मेम साहिब के भूत की कहानियां जो अक्सर किसी अपने की नकल करके लोगों को गुमराह करती हैं। तो मतलब इशिता का अनुभव एक बड़ी पुरानी कहानी का हिस्सा लगता है। हाँ। वो जो भी था वो सिर्फ डराना नहीं चाहता था, उसका एक मकसद था। उस रात इशिता ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और उसके आगे एक कुर्सी लगा दी। वो समझ गई थी कि जो भी अंदर था उसे सिर्फ बात नहीं करनी थी। वो आवाज एक जाल थी। उसे इशिता अकेली चाहिए थी। बिल्कुल। इशिता अपनी चिट्ठी के अंत में लिखती हैं, आज भी जब कोई मुझे दूसरे कमरे से पुकारता है तो मैं इंतजार करती हूँ। क्योंकि कुछ आवाजें उन लोगों की नहीं होती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। वो तो सिर्फ उनकी नकल करती हैं। ये अनुभव भरोसे की नींव पर ही एक सवाल है। हम अपनी सबसे भरोसेमंद इंद्रियों पर कितना यकीन करते हैं, स्पेशली सुनने की क्षमता पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये डर तो सदियों पुराना है। आज के दौर में जहाँ एआई कुछ ही सेकंड में किसी की भी आवाज की हूबहू नकल कर सकता है, ये डर एक नया और कहीं ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। अगर कल फोन पर किसी अपनी की घबराई हुई आवाज सुनाई दे जो मदद मांग रही हो, तो यकीन कैसे किया जाए कि वो आवाज असली है या सिर्फ एक नकल? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।